राइटिंग एक स्किल है। और स्किल बिना प्रैक्टिस के आप नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। अच्छा, और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, जब हम लोग सोशल मीडिया पे जो है फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखते हैं या व्हाट्सएप पे किसी मैसेज लिखते हैं, तो सोचिए आप खुद को नहीं यकीन होंगे कि आप कितनी बढ़िया बातें लिख लेते हो, है ना। क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये पूरा सोशल होने वाला है, सार्वजनिक होने वाला है, और इससे ही आपकी छवि आगे जाके जो है इस्टेब्लिश होने वाली है। सेम चीज यही एग्जाम में भी है। जो चीज आप लिखते हैं वही सभी जो है एग्जामिनर के पास जाती है, और वही आपके जो है नंबर डिसाइड करता है। बिल्कुल विजय जी, यहाँ पे तो मैं ये कहूँगा कि आपका उत्तर इतना बंधा हुआ होना चाहिए और इतना फ्लो होना चाहिए कि एग्जामिनर स्टार्ट से एंड पे कब पहुंच जाए उसको पता ही न चले। वो उत्तर पढ़ के जो है एंजॉय करे। ये नहीं है उसको ये ना लगे कि यार ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, चलो ठीक है हटाओ। अच्छा दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपकी जीएस के साथ साथ ऑप्शनल में भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग का तरीका लगभग सेम होता है, बस कंटेंट बदल जाता है। और तो इसलिए ऑप्शनल और जीएस को आप अलग करके नहीं, एक साथ आप जोड़ करके प्रैक्टिस जब करिए, दोनों की करिए, साथ में आप करते रहेंगे तो पता चल जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें, अच्छा आप कुछ कहने वाले थे, कहें उसके बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग तो करनी है, उससे पहले जो है हम लोगों को क्वेश्चन को जो है ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, और क्वेश्चन को जो है ब्रेक करना हमें सीखना होगा कि उसमें कितने पार्ट पूछे गए हैं। किसी में कारण पीछे पहले पूछा गया, बाद में कह रहा है कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, इस समस्या का। तो पहले आप उस प्रश्न को जो है थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लिखने में आसानी होगी। जब आपको मिल गया हाँ इस चीज का हमें कारण बताता है, कि जैसे गरीबी का कारण क्या, आपको मिल गया कि हाँ यही पूछ रहा है, तो आप आराम से बता लो जाओगे। और फिर उसमें अगर पीछे दिया कि आप सॉल्यूशन ही भी बताइए, तो आप उसको भी आराम से लिख सकते हैं। विजय जी, यहाँ पे होता क्या है ना, क्वेश्चंस जैसे आते हैं उसमें ये व्याख्या करिए, टिप्पणी करिए, आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, विवेचना कीजिए। इस तरीके के जो टर्म रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको उत्तर देना है। हाँ, पता चला विवेचना वो पूछ रहा है, हम व्याख्या देके चले हैं। बिल्कुल, तो फिर हमारा उत्तर तो गलत हो गया ना, तो फिर हमको नंबर कहाँ से मिलेगा। इसीलिए कहा कि क्वेश्चन को जो है ठीक से पढ़ लीजिए। जो कम से कम मेरे ख्याल से क्वेश्चन को 2 या 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। भले आपको समझ में आ गया हो, तब भी आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि आ गया है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। भले आपका 15-20 सेकंड और जाएगा विजय जी, लेकिन मुझे लगता है कि 2 या 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप उसको ब्रेक करने में आसानी फील करते हैं। और यहाँ पे जो है एक आंसर राइटिंग में ये है कि आपको जो है जब पहले तो ध्यान इस बात पे नहीं देना, पहले तो आपको शुरू करना है लिखना। लेकिन जब धीरे धीरे आप लिखते जाएंगे ना, तब आपको ये सीखना होगा कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। कम समय में, या आपके पास कम कंटेंट भी है, तब भी आप अपने आंसर को कैसे जो है प्रभावशाली, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा नंबर दे बना सकते हो। जी बिल्कुल, तो टाइम फ्रेम में लाना बहुत जरूरी है, टाइम फ्रेम में लाना, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है। जब भी आप देंगे 20 प्रश्न देने हैं और लिखने हैं पूरे 3 ही घंटे में। 3 घंटे में। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने जो है 2 बार पीछे मुड़ के भी देख लिया, तो आपका 1 प्रश्न छोड़ना एकदम जो है कंफर्म है। तो समय जो है आपको मैनेज करना है। तो समय ऐसे मैनेज होगा कि आप जो है भावनाओं में नहीं बहोगे, कि आपको किसी टॉपिक बहुत ज्यादा पता है, तो पूछा गया 125 शब्द में और आप लिखते जा रहे हो 150, 300। तो इससे क्या होगा, 1 प्रश्न तो आपका बन जाएगा, मान लीजिए नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन पीछे क्या होगा कि आपका जो है वो प्रश्न छूट जाएगा, तो फिर वो अल्टीमेटली आपका जो है नुकसान ही होगा। अच्छा दोस्तों, एक कोशिश आपको ये भी करनी है कि एग्जाम में किसी भी सूरत में कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्यों सिद्धांत? हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप ऑलरेडी 15-20 नंबर, 25 नंबर जितने आप छोड़ते हैं उतने तो आप ऑलरेडी बाहर हो गए ना। 200 में तो अगर आपने 20 नंबर छोड़ दिया, आप 180 पे आ गए, तो आप ऑलरेडी 20 नंबर कम है, उसे 180 में आपको कितना मिल रहा है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे उत्तर लिखते वक्त खास तौर से एक चीज जो है वो ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको जितना पता है सब उड़ेल दें। हाँ। तो ये गलती होने की वजह से हमारा क्वेश्चन लंबा भी खिंच जाता है और टाइम टेकिंग भी हो जाता है। जो टॉपर्स होते हैं, ज्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, पहले अटेम्प्ट में आए और टॉप करके निकल गए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 1 साल में कोई भी टॉपर आया तो वो कितना पढ़ा होगा, कितना उसके पास नॉलेज है। मैटर ये करता है कि आपके पास जितनी भी नॉलेज है उससे आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंट किस तरह के प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, आप उन शब्दों से आप खेलना कैसे खेलना है। बिल्कुल, शब्दों से खेलना, शब्दों से खेलना अगर आप जान गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और तो इसमें मैं मेंस वाले पोर्शन में जो आप सिद्धांत जी ने गुल्ली वाला रूल बताया कि आपका पहले इंट्रो होगा, फिर मेन होगा और उसके बाद जो है आप कंक्लूजन लिखोगे।
जो मेन बॉडी होगी उसमें मैं चाहता हूँ मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा है कि उसमें मैंने फिगर और डायग्राम जो भी मुझे चार्ट वार्ट मिल जाते थे, अगर जियोग्राफी का कुछ मिल गया और जम्मू कश्मीर से कोई रिलेटेड पर्सन आता था तो मैं तुरंत जो है जम्मू कश्मीर का जो है एक छोटा सा मैप बना देता था, पीओके सीओके ऐसा करके दिखा देता था। या फिर जो है इकोनॉमी का कोई चीज आता था जिसमें मैं डेटा दिखा सकता हूँ चार्ट बना के या फ्लो डायग्राम बना के। इससे क्या होता है कि आप उसी चीज में बहुत सारी चीजें कर जाते हो। कहा जाता है कि कोई भी पिक्चर जो होता है 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो अगर आपको कहीं पे भी मौका मिल रहा है जो आपके आंसर के रेलिवेंट है और आपके पास कोई ग्राफ है, कोई डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट है या कोई बढ़िया पॉइंट है, तो उसको जो है सजाने में जो है चूक मत करिएगा। चूकना नहीं है आपको। अगर आपको आपके दिमाग में कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर, कोई चित्र अगर आता है, न बहुत अच्छे आपके आर्ट हो, लेकिन तब भी अगर आप वहाँ पे दिखा देते हैं तो एग्जामिनर उससे इम्प्रेस होता है और नंबर आपके बढ़ते मिल जाते हैं। ये चीजें तो हमको करनी चाहिए। अंडरलाइन कर देना है, हेडिंग वाइज, और खास करके जिसकी राइटिंग थोड़ी अगर गंदी हो तो वो तो जरूर डाले डायग्राम और चार्ट। जी, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, फिर भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा अपने व्यूअर से, आपकी राइटिंग को लेके कोई इशू नहीं है इन एग्जाम्स में। हाँ, इशू बस वहां तक है कि पढ़ने में आ जाए कम से कम इतनी हो कि उसको समझ में आ जाए। बाकी उसके अलावा कोई इशू नहीं है। इसके लिए बिल्कुल एकदम परेशान आप ऐसा ना लिख के आ जाए कि एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए, तो फिर क्या करेगा वो? मतलब पढ़ते वक्त जो है एग्जामिनर को स्ट्रेस ना डालना पड़े। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ये सब चलता है, वहाँ ये मैटर है ही नहीं कि आप कितना सुंदर लिख रहे हो, क्योंकि सुंदरता का एग्जाम है ही नहीं, है कंटेंट का और आपकी सोच का। आप क्या सोचते हो, क्या आप में वो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है कि आप सिविल सर्वेंट बन सकते हो, वो चीज आपको अपने आंसर कॉपी में दिखाना होगा। तो दोस्तों विजय जी, नए विद्यार्थी जो आते हैं उनके साथ एक फॉन्ट की भी प्रॉब्लम आती है। उनका फॉन्ट बहुत छोटा होता है और हमारे एग्जामिनर्स ज्यादातर जो है ज्यादा उम्र वाले होते हैं, तो वो चश्मा लगा के उनको दिखता ठीक से नहीं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, फॉन्ट का स्टैंडर्ड साइज रखना चाहिए। सिद्धांत जी, थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। कुछ एग्जामिनर्स अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे यार मैं तो यंग हूँ, मुझे बुढ़ा बोल रहा है। नहीं, माफी चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है, व्यवहारिकता में ये है। सीनियर से रखे जाते हैं, वो एग्जामिनर की ही बात नहीं है। हम लोगों के सामने भी कोई भी अगर मैटर आता है, अगर वो एकदम छोटा छोटा लिखा है तो हम लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते या बोरिंग महसूस करते। बड़ा बड़ा लिखा है तो अच्छा लगता है बिल्कुल। तो ये चीजें हमको उत्तर लिखते वक्त इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये उत्तर हमें मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। अपना उत्तर मतलब आप खुद ही उसका जो है मूल्यांकन करें। अगर आप खुद ये बात को समझिए कि जो आप लिख रहे हैं, अगर आपको कोई अगर वही आंसर लिख के दिखाए तो आप उसका कैसा इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। वो चीजें जब आप अपने पर अप्लाई करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग फिर आपकी बेटर इंप्रूव हो जाती है। सबसे कि मैं यहाँ पर और एक चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो प्रतियोगी होते हैं उनको मीडियम को लेकर बहुत ज्यादा जो है भ्रांतियां आ गई हैं कि ये वाले मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, वो वाले जो है ये कर डाल रहे हैं, इनको फायदा नहीं हो रहा। मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सच में कुछ ऐसा है मीडियम को लेके कि सिलेक्शन ना हो पाए इस मीडियम से या उस मीडियम से, या सिर्फ एक हवा चल रहा है? जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरे जितने दोस्त सेलेक्ट हुए हैं उसमें हिंदी मीडियम वाले भी रहे, इंग्लिश मीडियम वाले भी, और मैंने ऐसा अभी तक कोई भेदभाव तो मैंने फेस नहीं किया है। तो इस मामले में मैं कमेंट कोई खास कर नहीं पाऊंगा कि हाँ उसके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीज़ें देखने में आती हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम होते हैं, और देखा जाए कि सिलेक्शन अभी भी हिंदी मीडियम का ही ज़्यादा है, इंग्लिश वाले यूपी पीसीएस में भी कम आ रहे हैं। और अब जहाँ तक पढ़ाई का तरीका बदल रहा है तो मैक्सिमम लोग हिंदी इंग्लिश से अब ऊपर आ चुके हैं। अब शेख जी यहाँ पे ये है व्यावहारिकता में अगर आप जाएंगे तो यूपीएससी के पैटर्न पे अगर आप जाइए तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का जो है रेशियो ज़्यादा है। बट यहाँ यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में अभी भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अभी भी हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, जो मीडियम का अंतर समझ में आता है हिंदी और इंग्लिश में, मेन प्रॉब्लम ये आती है कि स्टडी मटेरियल और कंटेंट कैसा है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ जो मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कंटेंट का लैक है। अभी कुछ कोचिंगें आ गई हैं अच्छी, कुछ मैगजीन्स अच्छी आ गई हिंदी में, अभी हिंदी मीडियम पे भी वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो अब वो जो खाई थी वो धीरे धीरे पटती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मीडियम हिंदी है तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे, या हमने इंग्लिश रख लिया तो यूपी पीसीएस में मेरा नहीं होगा। वो डजंट मैटर। मेन मैटर ये करता है सर कि आप अपना एक्सप्रेशन कैसे कर रहे हैं। मतलब वो होता है शब्दों से खेलना, जो मैं बोल रहा हूँ। होता क्या है कि मीडियम बस एक माध्यम है आपको अपने विचार रखने का। और अपने विचार आप चाहे हिंदी में रखो चाहे इंग्लिश में रखो, कोई मैटर नहीं, विचार आपके अच्छे होने चाहिए, वो फ्लो में होने चाहिए सारे, ये चीजें। अच्छा सिद्धांत जी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो चीजों को थोड़ा ब्रीफ में हम लोग चर्चा करते हैं।
एक चीज मेरे मन में आती है कि जो हम लोग टेस्ट सीरीज मेंस की होती है, लोग ज्वाइन करते हैं, वो करते हैं, आपके हिसाब से वो कितनी फायदेमंद होती है लोगों के लिए? जी, टेस्ट सीरीज मेंस के लिए, टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स के लिए नहीं, प्रीलिम्स तो चलिए छोड़िए, हम मेंस और बेसिकली ऑप्शनल के लिए। हाँ, हम ये मेंस और ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज GS, बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जब आप देने जाएंगे, कितना भी आप बोल लें कि मैं लिखूंगा कमरे पे बैठ के, वो चीजें एक्चुअल में हो नहीं पाती। एक वहाँ माहौल मिलता है। हाँ, वहाँ बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू सेट करके अपने ही कमरे पे बैठ के 3 घंटा लिखते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी और आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका मूल्यांकन अच्छे से हो रहा है। अच्छे से हो रहा है। किसी भी कोचिंग में आप जाके अगर टेस्ट दे रहे हो तो मूल्यांकन अच्छे से हो रहा है, और वहाँ पे आपके कंपटीटर भी आपको मिल रहे हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको किनसे कम्पीट करना है, और आपकी एक रैंक भी बनती है उसमें। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज जो होता है मेन एग्जाम से जो है थोड़ा जो है 1 महीना या 1.5 महीना पहले कर लिया जाए। हाँ, कर लिया जाए। और इसमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, मतलब आपको वहाँ पे जो माहौल मिल रहा है उसका फायदा उठाना कि क्या मैं 3 घंटे में अपने 20% सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा या नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे आपको सटीक आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आप ये चीजें है वो, क्योंकि वो फीडबैक भी देते हैं, कोचिंग वाले ये सारी चीजें होती हैं। अब तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ऑनलाइन आप अपना उसको लिख करके PDF बना करके भेज दीजिए, इवेल्युएट कर देते हैं लोग। बहुत सारे ग्रुप्स तो ऐसे बन गए हैं जो फ्री में जो है एक दूसरे का सपोर्ट करके आप वहाँ पे भी जाके इवन कितने ही ट्विटर, व्हाट्सएप पे सब लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, उस ग्रुप में भी लोग कहते हैं कि आप आंसर क्वेश्चन देते हैं और उनका आंसर मंगाते हैं PDF में और इवेल्युएट भी करते हैं। इवन जिसका बेस्ट होता है उसको वो लोग मॉडल के तौर पे भेजते भी हैं, मॉडल के तौर पे कि देखिए इस लड़के ने कितना अच्छा लिखा हुआ है, बाकी लोग भी इसको फॉलो अप कर सकते हैं। आप टॉपर्स के कापियां भी देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग के जो टॉपर्स होते हैं IAS के या उनके कापियां जो है वेबसाइट पे उपलब्ध हैं सिद्धांत जी। और जी बिल्कुल। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि कैसे लिखते हैं टॉपर्स, क्या सोचता है, कैसे आंसर की फ्रेमिंग करता है, तो आप उनकी भी जो है मदद ले सकते हैं कि हाँ वो कैसे लिखते हैं, उससे जो है आप अपना रणनीति और अपने लिखने की स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली है मेंस पे। तो अगर कंक्लूजन अगर किया जाए तो कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेंस जो आंसर राइटिंग है कला है, कंटेंट के साथ, शब्दों के साथ आपको खेलना है। साइकोलॉजिकल जो प्रेशर, मन में डर बना रहता है कि हम शुरू कैसे करें, लोग हंसेंगे या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, उससे आपको बाहर आना है। पहले खुद लिखना है, 2-4 खुद लिख के अपने सीनियर्स का गाइडेंस लेना है, टीचर्स का गाइडेंस लेना है, जिन कोचिंगों से अगर आप जुड़े हैं उनको दिखाना है, और इन सब के साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लिखना ही आपको एकमात्र जो रास्ता है जो सिलेक्शन के लिए आपको और नज़दीक पहुंचाता है। जितना अच्छा आप लिखते हैं उतने ही आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। कंटेंट का ध्यान रखना है, ये जहां तक मैं अगर कहना चाहूँ तो ये चीज़ें हैं। आप अपने ऐड में ले सकते हैं लोगों की हेल्प, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज या जो भी चीज़ें होती हैं इनको भी आप ले सकते हैं। टाइम बाउंड, टाइम फ्रेम में अपने आप को ढालना है, मैनेज करना है कि फिक्स टाइम में हमारा हो जाए। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम हॉल में, उसके पहले प्रैक्टिस कर लेनी है। कोशिश करनी है कि अगर मेंस एग्जाम के 1 महीने पहले से ही हम लोग अगर टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कंप्लीट फिनिश हो चुकी हो, ताकि लास्ट में अपना हम इवैल्यूएशन कर सकें। और साथ ही साथ इन सब के अलावा अगर आप जो है कि जो तैयारी शुरू करनी है मेंस की, अगर ये सोचते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम जैसे आपका ओवर होता है 2 या 3 दिन रेस्ट लीजिए, आंसर्स मैच कराइए और देखिए अगर आपको लगता है कि आप उसमें हैं तब भी, अगर नहीं भी लगता है तब भी आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप लग जाइए, लेकिन लग जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका एक भी दिन जो आप लेट करते हैं वो आप लोगों को 10 कदम पीछे कर देता है, और अगर आप एक भी दिन वेस्ट नहीं करते हैं तो लोगों को वो आपको लोगों से 10 कदम आगे कर देता है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, इसमें जो 8 के 8 पेपर हैं उस पर हम लोग अलग वीडियोज भी अभी लाएंगे।